नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन एग्रीकल्चर में। और मैं नीरज अग्रहरी आज आपको बताऊंगा जो यूपीपीएससी 2020 के एग्रीकल्चर स्पेशल सर्विस के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आज 15-20 दिनों पहले आ चुका था और काफ़ी सारे लोगों ने इस पर वीडियो भी बना दिया है। मैं रुका हुआ था इसलिए क्योंकि मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ बताना चाह रहा था कि कैसे हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बात करूँगा स्पेशल डीएचओ पद के लिए, जो कि संभवतः अभी इसका आया तो नहीं है कि कितनी पद हैं डीएचओ के, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है 40 से 50 पद तो होने ही चाहिए डीएचओ के। लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है, आपको लेकिन अपनी तैयारी इसके अकॉर्डिंग ही करते रहनी है। और जितने भी नेगेटिव बातें आपको अगर किसी ने भर रखा है कि इतने कम पदों के लिए क्या ही फ़ाइट करना, तो मैं बता दूं, इसके पहले जब कंबाइंड ये सर्विसेज में आता था डीएचओ का पद, तो इससे भी कम संख्या में आता था, तो आप सभी भरते ही थे। तो इसके लिए परेशान मत होइए, तैयारी कीजिए। और मेरा जो फोकस स्ट्रेटजी होगा वो उनके लिए होगा जो अभी नए नए ग्रेजुएट हुए हैं या 1 साल पहले ग्रेजुएट हुए हैं और उनका तैयारी का भी बिल्कुल नया दौर है। उन्होंने अभी कभी कोई उतना कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, या अगर एग्ज़ाम दिया भी है तो यूपीपीएससी का उन्हें बहुत ज़्यादा अभी अंदाज़ा नहीं है कि कैसे सवाल आते हैं या कैसा वो सवाल बनाता है। तो इसको लेकर मेरी स्ट्रेटजी रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं हम। दोस्तों, जो यूपीपीएससी 2020 का ये नोटिफिकेशन है और जिसके फॉर्म अभी पढ़ रहे हैं, 31 जनवरी तक शायद लास्ट डेट है, या उसके 1-2 दिन पहले ही शायद समाप्त हो रहा है, 29 को ही। तो अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं 2020 में, तो आप इसके अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। जिन्होंने 9 जनवरी 2020 से 21 से पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, वो फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि जो अभी अपीयरिंग में, अपीयरिंग बहुत सारे लोगों का सवाल था कि क्या अपीयरिंग वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो मेरा जवाब है कि वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ 2020 तक के जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसका प्रारूप क्या होगा पेपर का। तो सबसे पहली बात कि इसमें कोई भी यूपीपीएससी हो या फिर एमपीपीएससी हो या फिर यूपीएससी हो, जितने भी सिविल के एग्ज़ाम होते हैं या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं, उनमें हमेशा से 3 चरण होते हैं। प्राथमिक यानी प्री, दूसरा होता है मेंस यानी मुख्य परीक्षा, और तीसरा होता है साक्षात्कार। तो प्री का जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें आपको भीड़ से हटा कर एक स्पेशल जगह पर रख दिया जाता है। ये मुख्यतः छँटनी का पेपर होता है, जहाँ पर आपको भीड़ से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि इस तरह के एग्ज़ाम्स में 1 लाख 2 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। इतने सारे लोगों का मेंस का एग्ज़ाम लेना बहुत ही असुविधा होता है। तो आयोग क्या करता है, सबसे पहले एक प्री का एग्ज़ाम लेकर उन लोगों को छांट लेता है। वो एक अपने एग्ज़ाम के थ्रू ऐसे मस्तिष्क को छांट लेता है कि जो आगे जाने लायक हैं या नहीं। फिर वो मुख्य परीक्षा का आयोजन करता है, जहाँ वो व्यक्ति के कौशल की, संप्रेषण शक्ति की जांच करता है कि क्या ये व्यक्ति प्रशासनिक गुण है इस व्यक्ति में या नहीं, या आगे जाकर ये उस काम के लिए परफेक्ट है या नहीं। तो वो मुख्य परीक्षा लेता है। और इससे अलग होकर फिर बात आती है साक्षात्कार की, जहाँ की आपका ओवरऑल एटीट्यूड देखा जाता है कि क्या आप प्रशासन में आने के लिए सही हैं या नहीं, क्या आपके अंदर वो क्षमता है लोगों के बीच जाकर काम करने की, लोगों से घुल मिलने की। तो इस तरह से साक्षात्कार का चरण पूरा होने पर अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको डीएचओ का पद मिल जाता है। तो बात सबसे पहले करते हैं प्री की, क्योंकि अगर आपने प्री नहीं निकाला तो आप मेंस में बैठ ही नहीं सकते हैं, इसलिए आपको प्री किसी भी हालत में निकालना ही निकालना है। इस वाले पेपर में, क्योंकि अपने आप में अनोखा प्रयोग है, पहली बार एग्रीकल्चर सर्विसेज को कंबाइंड सर्विसेज से अलग करके पेपर लिया जा रहा है, तो इसका जो प्रारूप है इस बार का वो थोड़ा सा संशोधन हुआ है। संशोधन ये है कि इसमें जो प्री परीक्षा होगा वो 300 अंकों का होगा, जिसमें से एग्रीकल्चर का जो वेटेज होगा वो 80 क्वेश्चन होगा। 120 क्वेश्चन होंगे टोटल 300 अंक के, उसमें से 80 क्वेश्चन एग्रीकल्चर रहेंगे, बाकी 40 सी सेट रहेगा। तो आपकी इस परीक्षा में जो नंबर का सिस्टम है वो इस प्रकार है, 120 क्वेश्चन रहेंगे 300 नंबर के, और आपको 120 में से जितने आपको आते हैं आप करिए। इसमें कोई वो नहीं होता कि आपको इतने ही क्वेश्चन करने हैं, मैक्सिमम आप 120 में 120 कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे परीक्षाओं में आमतौर पर नेगेटिव मार्किंग होता है, जो आपके कट ऑफ को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आप जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट हो उसको करने से बचिए, बाकी जितने आपको आते हो आप उसको करते जाइए आगे।
आगे बात करेंगे तो 80 क्वेश्चन जो है वो कृषि विषय से ही रहेंगे, बाकी के 40 क्वेश्चन रहेंगे वो सीसैट से होंगे। सीसैट का यहाँ तात्पर्य है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इसके अलावा करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इस तरह के सब्जेक्ट से आएगा आपके 40 क्वेश्चन। और दोस्तों सबसे बड़ी बात जो है वो वेटेज है एग्रीकल्चर का, यानी 80 क्वेश्चन सिर्फ एग्रीकल्चर से आएंगे। सिर्फ एग्रीकल्चर से मतलब है एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेस, मींस उससे संबंधित जितने भी विषय हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, इंजीनियरिंग हो या फिर कुछ भी हो, सॉइल साइंस हो, एग्रोनॉमी हो, सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं समान अध्ययन की, यानी जो 40 क्वेश्चन आएंगे वो किससे आएंगे। तो सबसे पहले जनरल साइंस मैंने बताया हाई स्कूल लेवल का, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बहुत ज़्यादा नहीं, हाई स्कूल लेवल का। हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारत का इतिहास। अब भारत के इतिहास में आपको प्राचीन, मध्य और आधुनिक, इन तीनों को पढ़ना है और इतने कम समय में, तो इसके लिए मैं बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ज़्यादा वीडियोस तो मैं नहीं बनाता, लेकिन 1-2 वीडियोस ही ऐसे बनाऊंगा जिससे आपको सेल्फ तैयारी करने में, यानी कि बिना कोचिंग जाए आप तैयारी अपना कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तीसरा है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या कदम उठाए गए, उसको लेकर आपका तीसरा खंड है। इसके बाद है इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए सबसे अच्छी बुक तो एम लक्ष्मीकांत की है, लेकिन आपके पास इतना वक्त नहीं है और ना ही सीसैट का इतना ज़्यादा वेटेज है कि आपको एम लक्ष्मीकांत से पढ़ना पड़े। तो आप कोशिश कीजिएगा कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद और जितने भी महत्वपूर्ण आज तक परिवर्तन हुए, संविधान संशोधन हुए, उसको आप देखिएगा। हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि हर एक सब्जेक्ट का, यानी कि हिस्ट्री का, राज्य व्यवस्था का, पॉलिटी का, सब जितने भी खंड हैं सबके एक एक वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोग जो बिल्कुल बिगिनर हैं उनको ये फ़ायदा मिल सके कि उन सब्जेक्ट से कुछ वास्ता हो सके, उसके बारे में क्या पढ़ना है उन्हें एक सिलेक्टेड अप्रोच पता चल जाए, ताकि वो अनावश्यक के अनर्गल चीज़ें पढ़ने से बचें। तो उस पर मैं अभी विचार करूँगा। हालांकि मेरे पास इस वक्त थोड़े समय की कमी, अन्यथा मैं इस पर और डिटेल में जानकारी दिया करता। चलिए लेकिन आगे देखते हैं। 5वां खंड है इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उस 80 क्वेश्चन के अलावा इस 40 सीसैट में भी आपके इंडियन एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स से सवाल पूछे जाने की संभावना है, यानी कि फसलों का एमएसपी जितने भी हैं, धान, गेहूँ वगैरह का आप याद कर लीजिएगा, 2018 का, 19 का, 20 का एमएसपी कितना था, ये सब चीज़ें। 6वां खंड है इंडियन एंड उत्तर प्रदेश जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी भारत का तो खनिज संसाधन आपको मालूम हो, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो खनिज संसाधन है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। 7वां है करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट, यानी कि आपको करंट अफेयर्स में सारे शामिल हो गए। 8वां है लॉजिक एंड रीजनिंग बेस्ड ऑन जनरल इंटेलिजेंस। ये ऐसे सवाल हैं जो कि तर्क पर आधारित होंगे और रीजनिंग के ही पार्ट हैं। इसके आगे स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, उन्होंने लिखा स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, शिक्षा के संबंध में, संस्कृति के संबंध में, कृषि के संबंध में, उद्योग, लेन देन, रहने, सोसाइटी के आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी ये ऐसे सवाल हैं जो समाज से जुड़े सवाल हैं, और ये सवाल आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपका ध्यान, आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आप डेली करंट अफेयर्स से जुड़े रहते हैं, अगर आपके पास थोड़ी सी भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट की ज्ञान है, तो आप इसको बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। आगे है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 8th लेवल, अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी यूट्यूब चैनल को आप उठा लीजिए, फ्री कई सारे कोर्सेज हैं, वहाँ पर आप जाइए और इन सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं, मैं आपको यही सलाह दूंगा। और आखिरी है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर आपका पहला पेपर होगा, जिसे कहेंगे हम सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा, और इसे हम प्री कहेंगे। अगर इस 120 क्वेश्चन में मेरा जो अभी से अनुमान है, हालांकि ऐसा आप इतना पूर्ण अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप 80 से 70 से 75 से 80 के बीच अगर आप लक्ष्य बना के चलते हैं, 90 का लक्ष्य बना के चलते हैं, तो यकीन मानिए आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, प्री स्टेज को आप पार कर सकते हैं और आप अगले मुख्य स्टेज में जाएंगे। हालांकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं ऐसे ही बताता रहा, तो मैं चाह रहा हूँ आप प्री को, इस वीडियो को देख लीजिए, और अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो मेंस का लेकर आऊँगा वीडियो, जिसमें मैं मेंस की स्ट्रेटजी बताऊँगा। प्री की स्ट्रेटजी यही है कि अभी से आप जो बेसिक बुक्स हैं, जैसे लूसेंट या फिर जो भी आपको लगता है जिसमें कई सारी चीज़ें
हैं, पॉलिटी भी है, जीएस के कुछ पार्ट हैं, जीके के पार्ट हैं, जनरल साइंस के कुछ पार्ट हैं, तो आप उनको देखना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ क्योंकि एग्रीकल्चर का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 80 क्वेश्चन हैं, तो आप अभी से अपने एग्रीकल्चर के नॉलेज को, जो भी आपने ग्रेजुएशन स्तर पे पढ़ा था, उसको आप फिर से रिवाइज़ करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपका ये जो एग्ज़ाम है उसका एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन लेवल पे ही सवाल पूछा जाएगा। तो इस चीज़ को आप ख़्याल रखिएगा और दिमाग में लेकर चलिएगा। जो भी आपने अपना पढ़ा हुआ है, इंटरिम बिहेवियर जो आपका अभी से पहले था, आप उसको बनाए रखिए और अपने ग्रेजुएशन के नॉलेज को फिर से जाकर रिकॉल कीजिए, उनको पढ़िए। अगर आपने नोट्स बनाए तो उन नोट्स को देखिए, उन नोट्स के आधार पर आपके क्या-क्या पढ़ाई जाती थी। अगर आप यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो आपके पास नोट्स होंगे आपके ग्रेजुएशन के, बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से हैं तो भी डरने की बात नहीं है, वहाँ भी आपकी जो पढ़ाई होती है उसको लीजिए। और अगर कोई बच्चा इसमें ऐसा है जिनको लगता है मेरे कॉलेज में तो पढ़ाई हुई नहीं, मैं क्या करूँ? तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप नेमरा सुंडा जैसी किताबों का, जो कि एकदम बेसिक किताबें हैं, हिंदी वर्जन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप को हिंदी वर्जन काफ़ी ईज़ी लग रही तो फिर आप उसका इंग्लिश वर्जन भी पढ़ लीजिए। उसके बाद के जितने भी एडवांस बुक हैं वो मैं जल्द ही आपको बताऊँगा कि उसको पढ़ने के बाद कौन सी किताबें पढ़ना शुरू करें। पहले मैं आपको बताऊँगा कि आप नेमरा सुंडा को ख़त्म कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास बेसिक जानकारी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। और ये आयोग का पेपर है यूपीपीएससी, जो कि आपसे बहुत हाई लेवल के सवाल तो नहीं पूछेगी, लेकिन ऐसे सवाल ज़रूर पूछेगी जो कि आपके जन सामान्य से जुड़े हों, जनजीवन से जुड़े हों, दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हों और दैनिक जीवन में जिनका उपयोग हो। तो आप इस तरह का अप्रोच बना के चलिए। मुझे पूरी आशा है कि आप ये एग्ज़ाम ज़रूर क्वालीफ़ाई करेंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जल्द ही आपको मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।